सारा कुछ हमने कवर कर लिया था, है ना। और साथ में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था इस चैप्टर का, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसको भी हमने प्रॉपर तरीके से 1 या 2 लेक्चर में कवर किए थे। तो जो बच्चे नए हैं सबसे पहले जा करके बेसिक पता है तो पहला लेक्चर भी आप देख लेना। उसके अलावा अगर आपको जेई लेवल की तैयारी करनी है, नीट लेवल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर भी बेसिक सिस्टम लोगों ने किया था, ठीक है। और फिर तीसरा टॉपिक था हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, है ना। वो टॉपिक भी हमने कवर किया था, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल आपको बढ़िया मिले थे, ठीक है। बाकी अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, जब तक चैप्टर आपका चलेगा एंड तक चीज़ें मतलब जो पीछे आपने पढ़ रखी हैं उनको आगे वाले टॉपिक में कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। और कंबाइन करना क्या तुमको, क्वेश्चन जो भी आएगा, अगर पावर की बात होगी दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब जो कार्य करने की दर होती है दैट इज़ पावर, तो उसमें भी वर्क आ गया, ठीक है। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हम पढ़ेंगे आज हम लोग, बाकी इससे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहाँ पर भी एनर्जी कैलकुलेट करना मतलब तुमको वर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। हालांकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम ये ज़्यादा अलग नहीं है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अब जितने भी न्यूमेरिकल तुमने लॉ ऑफ क्या क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय तुमने कवर किए, उनको तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा भी कर सकते हो, कुछ भी अलग नहीं होता उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो आप पुराने लेक्चर कुछ चीज़ कवर करिएगा, ठीक है। एक छोटा सा चुटकुला हम लोग पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप बहुत मन से आप समझिएगा। करने के इसके कई तरीके होंगे, बट आप इसको कंपटीशन के लिए बैठे हो तो आप यही तरीका पकड़िएगा, ठीक है। एक मान लो हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसे ही, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इसके ठीक बॉटम पर एक ब्लॉक है, बॉटम पर एक क्या है, एक ब्लॉक है ना, और ये जो ब्लॉक है ना इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, एम मास या मास मान लो कुछ भी नहीं दिया, कोई नहीं। और इस हेमिस्फेरिकल बाउल की डायमेंशन हमको दी गई है पहले से, रेडियस आर दिया है। जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस ब्लॉक को ए से, ये जो पॉइंट बी है, ए से बी लेके जाना चाहते हैं, और हमारे पास जो पाथ है ये वाला पाथ है, ठीक है, कर पाथ, जो एक तरह से फिगर तुमको दिख रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो एंगल बनेगा वो ए टू बी जाते समय वो 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक। इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन न्यूमेरिकल, आप इसको अच्छे समझिएगा, ठीक है। ब्लॉक मूविंग फ्रॉम ए टू बी बाई अप्लाइंग फोर्स एफ फोर्स अप्लाई करने पर ब्लॉक को ए से बी लेके गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा कि ए से बी ले जाते समय पहली पॉसिबिलिटी ये है, हमें वर्क कैलकुलेट करना है डब्ल्यू ए बी, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है डब्ल्यू ए बी। अब इसको कैलकुलेट करने के यहाँ पर तीन मतलब अलग अलग क्वेश्चन बनाए गए। पहला क्वेश्चन ये कि जब बॉडी ए से भी डिस्प्लेस हुआ तो जो एफ है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, एफ इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। 3 क्वेश्चन है इसमें, एफ इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बना, एफ इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस कर्व सरफेस, पैरेलल टू दिस कर्व सरफेस, एफ इज ऑलवेज पैरेलल टू कर्व सरफेस। तीसरा केस ये बन सकता है इसमें, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू पॉइंट बी, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू पॉइंट बी। ये 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना।
पहला क्वेश्चन है एफ की जो डायरेक्शन हमेशा ओरिजेंटल है, दूसरा क्वेश्चन है एफ की जो डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के पैरेलल, ठीक है, और तीसरा हमारे पास एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू पॉइंट बी। चलो अब इसको करते हम लोग। सबसे पहले देखो तुम्हें करना क्या, चलो इसको मास भी यहाँ पर मान लेते हैं, बॉडी के एक क्वेश्चन उसमें मास m है। तो तीसरा क्वेश्चन ये बना लेते हैं, इसमें चौथा क्वेश्चन ये हम बना लेते हैं कि इन सभी केसेस में, तीनों केस की बात हो रही है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है। ये तीन अलग क्वेश्चन, लेकिन इन तीन अलग क्वेश्चन में एक अकेला क्वेश्चन जो कि चाहे इस केस में देखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, इस केस का वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, इस केस का वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। इन तीनों केसेस में जब बॉडी ए से बी गई है, चाहे फोर्स ओरिजेंटल, चाहे फोर्स एक तरह से टेंजेंशियल, और तीसरा क्या है डायरेक्टिव टू पॉइंट बी, इन तीनों केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर लो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें तुम्हें ट्रिक अपनाना है, इसमें कोई खास ज़्यादा तामझाम नहीं करना कि तुम इसमें हालांकि इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट इंटीग्रेशन करना नहीं, तुम्हें ट्रिक अपनाना है, ठीक है। चलिए आप आंसर मैच करवाइए। सबसे पहला देखो, बॉडी पर कितना भी फोर्स लगा हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बॉडी किस पॉइंट पर थी, बॉडी कहाँ पर पहुँची, ये सरफेस कैसा स्मूथ है, ठीक, ये सरफेस पहली बात कैसा है, स्मूथ है। बॉडी कहाँ पर थी हमें उससे मतलब नहीं, बॉडी कहाँ पर है वो इनिशियल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और बॉडी फाइनल कहाँ पर जा रही है फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वर्क कैलकुलेट करने का मतलब कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्क डन की जो बेसिक परिभाषा आपने पहले पढ़ी थी कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ बॉडी डिस्प्लेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। बॉडी का जो विस्थापन है वो बल की दिशा में कितना है, बॉडी का विस्थापन बल की दिशा में कितना है, जो बल गुणे विस्थापन होगा दैट इज वर्क, बल इंटू जो विस्थापन होगा, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस पर। तो पहला केस ए टू बी जाना है, देखो हॉरिजॉन्टल में ए से बी जाते हैं, इसमें कितना डायरेक्शन में, इस एफ की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, आर के बराबर, ठीक है। जब ए टू बी चलेंगे हम लोग, तो ए टू बी का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, यस ए बी, ठीक है। अब तुम यहाँ पर वो तरीका ना अपनाना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, वो नहीं अपनाना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एफ की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी कहीं से भी चल के आए हैं मुझसे मतलब नहीं है, क्या मतलब होना चाहिए, बॉडी का विस्थापन बल की दिशा में कितना है। तो विस्थापन एक अलग चीज़ है कि विस्थापन का मतलब था शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनली आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, बट वो जो ये वाला विस्थापन आएगा ए टू बी का, वो विस्थापन एफ की डायरेक्शन में थोड़ी ना है। समझ में आ रही बात। तो डायरेक्ट यहां पर देखो कि ए टू बी का जो विस्थापन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एसो अलोंग एफ, ये है कितना, आर के बराबर बना होगा। तो पहले केस का आंसर तुम समझ गए होंगे, बल कितना है एफ, और इस बल के डायरेक्शन में ए से बी जाने पर विस्थापन कितना है आर, तो कितना हो जाएगा ये एफ इंटू, और एंगल इनके बीच देखा जाए तो कितना 0 डिग्री, मतलब cos 0 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा बोलो, एफ इंटू, ये आंसर हो जाएगा पहले केस का। दूसरे केस का देखो आंसर क्या आएगा, एफ इज पैरेलल टू कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस पर जब बॉडी चलेगी तो ए से बी का विस्थापन तुमको देखना है, समझ में आ रही बात। तो ए से बी का विस्थापन बोलो कितना होगा, ए से बी का विस्थापन ये बन जाएगा तुम्हारा ये वाला कर्व सरफेस, ठीक है। इस कर्व पाथ का विस्थापन कितना बन जाएगा, ये टोटल देखो कितना है, ये बन जाएगा तुम्हारा
पाई आर, और ये कितना होगा पाई आर बाई 2 बनेगा। तो फाइनली W बराबर बनेगा F इंटू पाई आर बाई 2। ये हो जाएगा इस बार F की डायरेक्शन में। देखो इस छोटे छोटे पाथ को जब तोड़ोगे तो हर एक सेगमेंट पर जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट, इसको तुम ऐसे समझो जैसे मान लो या यहीं पर देख लो कुछ इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर मान लो बॉडी यहाँ पर कहें, ठीक है, ये तो बॉडी का विस्थापन है स्मॉल, और इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा था F, ठीक है। तो ऐसे ds तुम जोड़ते चले जाओ जो F की डायरेक्शन में है, ये सभी ds कितने बन जाएंगे टोटल मिला करके पाई आर बाई 2 के बराबर। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा है कि जो F है वो हमेशा A से भी जाते इसमें B की तरफ डायरेक्टेड है। तो बस आपको देखना क्या होता है कि जो बॉडी विस्थापित हो रही है उस बॉडी पर लगने वाला बल कितना है और उस बल की डायरेक्शन में विस्थापन कितना है। तो यहाँ पर पहले से हमने देखा कि जो ds था, ये सभी ds के जो सेगमेंट हैं इन ds को ऐड करने पर कितना बनता पाई आर बाई 2, एंड दिस ds सेगमेंट ऑफ दिस पाथ डायरेक्टेड अलोंग F। कोई सा भी ds सेगमेंट देखोगे उन सभी ds सेगमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो F की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तुम्हारे पास जो पूरा कर्व पाथ है, इस पूरे कर्व पाथ का F की डायरेक्शन में जो विस्थापन होगा वो पाई आर बाई 2 हो जाएगा। अब तीसरा देखो, A से भी जाना बॉडी को, तो A से भी जाते इसमें हमेशा जो फोर्स है वो A टू B है, ठीक है। फोर्स बॉडी पर जो लग रहा है वो जो फोर्स है वो हमेशा A टू B डायरेक्टेड है। अब A टू B देखो फोर्स किसी भी टाइम पर डायरेक्टेड है, किसी भी स्टैंड पर F की जो डायरेक्शन A टू B है, तो बताओ A टू B का जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ F दैट इज R रूट 2 बनेगा क्या। तो आंसर लिख लो डायरेक्ट यहाँ पे F R रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। अब इनको इंटीग्रेशन करते हैं तो भी आप इंटीग्रेशन करते रह जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि इंटीग्रेशन करने के यहाँ पर कोई खास वजह भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अब एक चौथा केस है कॉमन सा जो सबके लिए, कि बॉडी से भी गई पाथ, चाहे इसका ये वाला है चाहे ये वाला कोई सा भी पाथ है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। इस पॉइंट पर बॉडी थी इनिशियल, यहाँ पर है फाइनल। बताओ वर्टिकल में बॉडी कितना ऊपर गई है, इस रेफरेंस लेवल से वर्टिकल में कितना गई है h, ठीक है, जो कि है कितना r के बराबर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा सभी केसेस के नाम पे, तो W बराबर बन जाएगा, देखो बाय ग्रेविटी है तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है नीचे, ग्रेविटी कहाँ लग रही है नीचे, और विस्थापन कहाँ पर ऊपर है, तो क्या बन जाएगा बोलो mg इंटू एच और cos 180 बनेगा। cos 180 कितना आएगा बच्चों -1, तो क्या बन गया माइनस का mgh, h की जगह अब क्या रखना तुमको r है ना, तो क्या बन जाएगा माइनस का mgr। ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें बस एक चीज़ को समझाने का हमारा जो एफर्ट था वो ये था कि हमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब पुरानी बात नहीं याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी ए पर थी बॉडी बी पर है, तो ए टू बी का जो विस्थापन होगा, अगर काइनेमेटिक क्वेश्चन होता है बॉडी मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बताओ विस्थापन कितना होगा, तो आंसर क्या बनता है इसका r रूट 2। बट वो r रूट 2 विस्थापन यहाँ पे नहीं रखना तुमको, एक में भले ही आंसर आ गया r रूट 2 का, बाकी सभी केस का विस्थापन ए टू बी का अकॉर्डिंग टू वर्क डेफिनेशन वो r रूट 2 नहीं होगा। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, विस्थापन बॉडी में होगा वो बात अलग है, लेकिन विस्थापन की डायरेक्शन हमेशा एफ की डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आ रही बात, एफ हो डायरेक्टेड टुवर्ड एस हो या एस डायरेक्टेड टुवर्ड एफ, ये वर्क होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग का आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बच्चा बचपन से पढ़ता आ रहा होगा और कुछ भी नया तुमको मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि परिभाषा हम चेंज कर देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल जो जीरो क्लास में बात होती है बच्चे के लिए वही बात यहाँ पर होगी। अब चूँकि हम लोग आईआईटी या नीट के लिए बैठे यहाँ पर, तो थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए चीज़ें, और होंगी भी, है ना। तो चलिए बिना समय बर्बाद के हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आप इसको अच्छे से समझिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हालांकि इसका जो एक तरह से फार्मूला निकल के आएगा वो लगभग कार्य ऊर्जा प्रमेय के बराबर आएगा, ठीक है। बट कार्य ऊर्जा प्रमेय हम अलग मान के चलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग मानते हैं, ठीक है। सभी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कुछ टीचर क्या करते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय पर ही सारी बातें कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेसिक चर्चा करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होती है। और इससे न्यूमेरिकल हम लोग दोनों तरीके सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो वर्ड है ना, कंजर्वेशन, इस पर फोकस करना है, क्योंकि कंजर्वेशन एक ही चीज़ का नहीं होता है। तुम अगर पहले जानते हो तो बात अलग है, नहीं तुम ये बात अब आगे चल के सुनोगे कि एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी एक कंजर्वेशन होता है। और एक होता है तुम्हारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें तुमको मिलते चले जाएंगे। और कंजर्वेशन का मतलब केवल एक बार तुम समझना, बार बार तुमको नहीं रटना कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन कहीं पर भी वर्ड होगा उस लाइन का मतलब होता है इनिशियल जो चीज़ होगी वो हमेशा फाइनल के बराबर होगी। इनिशियल बराबर फाइनल, ठीक है। इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल। या ये कह सकते हैं कि टोटल में कोई चेंज नहीं होगा, या कह सकते हैं टोटल इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। समझो जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहा, ठीक है, या कोई एक ऐसा इंसान है जो कि ऐसे इन्वायरमेंट पे रहता है जहाँ पर वो पैसा उसका खर्च ही नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसे इन्वायरमेंट पे जहाँ पे उसको सारी चीज़ें कैसी हैं, फ्री की मिल रही हैं। फ्री की मिलने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान लाया और वो तुमको, मतलब वो भी जहाँ से लाएगा वो भी उसको भी फ्री मिल रही चीज़ें, ठीक है। वो तो एक सिस्टम बन गया कि सामने वाला इंसान खरीदेगा तो तुम उससे जब लोगे तुमको भी इसको खरीदना पड़ेगा, तुमको भी कुछ ना कुछ इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब पे करने के लिए बात अलग, पैसा होता है, उस पैसे के व्यापार हम चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। अगर पहले से डिसाइड होता है कि इस चीज़ को खरीदने के लिए इस तरह का एक हमारे पास सिस्टम जिसके थ्रू तुम उस चीज़ को खरीद सकते हो, तो आज हम वही चीज़ करते हैं। बट ऐसे तुम समझो कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब कि एक इंसान जिसके पास मान लो फॉर एग्जांपल जिसके पास पहले से 10 रुपये हैं फॉर एग्जांपल जेब में, और वो ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर उसको सारा कुछ मतलब ऐसे मिल जा रहा, तो उसके पास जो भी पैसा है वो खर्च नहीं होगा, मतलब जितना है उतना कांस्टेंट रहने वाला है। जो टोटल अमाउंट है कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको तुम एक तरीके से और समझे, से मान लो कोई एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बच्चे मान लो, ठीक है। इन सभी बच्चों का जो कुल पैसा है तो मान लिया हमने 1000, इन सभी बच्चों का पैसा कितना है, 1000। इस कमरे का हम टोटल पैसा कह सकते हैं, इस क्लासरूम के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं इन सभी कंबाइंड पैसा कितना, 1000 रुपीज़। अब इस 1000 में चेंज कब होगा, जब या तो बच्चा बाहर पैसा दे और या तो बच्चा बाहर से पैसा ले, दोनों कंडीशन में पैसा चेंज हो सकता है।
अगर हम कहें कि पैसा चेंज नहीं होना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि बच्चे को पैसा बाहर नहीं देना चाहिए और या बच्चा बाहर से पैसा ना ले पाए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कह सकते हैं उस कमरे का पैसा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ये बच्चे आपस में ही एक दूसरे को पैसा ले दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चा थोड़ा अमीर टाइप है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, तो इसने पता चला कि 100 रुपये इस बच्चे को दे दिया। ठीक है, इस बच्चे को 100 रुपये क्या किया इसने? दे दिया। तो इसके पास जितना भी पैसा था उस पैसे में 100 रुपये क्या हुआ? कम हो गया। और इसके पास जो भी था उसमें 100 रुपये ज़्यादा हो गया। ठीक है, बट इस कमरे का टोटल पैसा आज भी कितना है? 1000 रुपये। उस टोटल पैसे में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब सिस्टम के भीतर एक पार्टिकल एनर्जी दे रहा, दूसरा पार्टिकल वो एनर्जी ले रहा। एक पार्टिकल सिस्टम के भीतर एनर्जी क्या किया? दिया, वही एनर्जी दूसरा पार्टिकल क्या किया? ले लिया। अब अगर ऐसी बात है तुम कह सकते हैं कि जो बच्चा पैसा देगा उसको हम कहेंगे लॉस इन एनर्जी। इसने अपना पैसा क्या किया? कम किया। लॉस वर्ड का मतलब ही नहीं कि इसने या इस कमरे की एनर्जी में घाटा हो गया। घाटा नहीं हुआ। इस कमरे का बच्चा जो था उसने क्या किया? पैसा दिया और इसी कमरे के अंदर पैसा है। ऐसे नहीं पैसा बाहर निकल कर, पैसा बाहर निकलता तो टोटल कितना बनता? देखो 100 रुपये बाहर चले जाता तो 900 बचता और इनिशियल कितना था? 1000। अब कितना है? 900। तो ये बराबर नहीं है। इसको हम कंजर्वेशन नहीं कहेंगे। कंजर्वेशन का मतलब या तो पैसा एक दूसरे को ही ट्रांसफर ना करे, तब भी जिसके पास जितना हो टोटल सबका आपस में कांस्टेंट रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस कमरे का एक बच्चा पैसा दिया तो उसको हम कहेंगे इसने अपनी एनर्जी को लॉस किया, और अगर वही एनर्जी दूसरा बच्चा लिया तो हम कहेंगे बच्चा एनर्जी गेन किया। तो क्या आज भी इस कमरे का टोटल पैसा 1000 रुपये है? तुमने लिखा टोटल एनर्जी जो होगी यहाँ पे वो कांस्टेंट रहने वाली है, या जो इनिशियल अमाउंट होगा वो फाइनल अमाउंट के बराबर होगा। इनिशियल कितना था? 1000। आज भी कितना है? 1000। मतलब इनिशियल में कोई चेंज नहीं होगा, फाइनल में कोई चेंज, मतलब इनिशियल बराबर किसके होगा? फाइनल के। ठीक है, आप इसको एक दूसरे तरीके से और कह सकते हैं, लॉस अगर है तो गारंटीड कहीं न कहीं किसी न किसी के पास गेन भी होगा। अगर लॉस कहा जा रहा मतलब कि वहाँ पे गारंटीड कहीं न कहीं सिस्टम में गेन वाली बात भी हो रही होगी। इस बात को आप अच्छे समझिएगा। अगर कहीं पर सिस्टम में एक पार्टिकल एनर्जी लॉस किया तो गारंटीड दूसरा पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि लॉस की जो शकल है गेन की शकल के बराबर हो, बट लॉस हमेशा गेन के बराबर होना है। अगर कंजर्वेशन वर्ड हमने ऐड किया दैट्स मीन एनर्जी टोटल जो भी थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि लॉस अगर है मतलब वहाँ पर गारंटीड गेन भी होगा। लेकिन इन लॉस और गेन की शकल बराबर नहीं हो सकती। हो सकता बराबर भी हो सकता मैच भी हो रही हो। ठीक है, लॉस और गेन की शकल जैसे यहाँ पर देखो 100 रुपये इसने लॉस के 100 रुपये इसने, बट जो शकल ना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन उनकी शकल यहाँ पर सेम है। बट यहाँ पर सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। समझ में आ रही बात? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि सिस्टम में जो भी एनर्जी उस एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि सिस्टम का एक पार्टिकल एनर्जी लॉस किया मतलब दूसरा पार्टिकल वही एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, और लॉस और गेन की जो एनर्जी की शकल है उस शकल आपस में इक्वल हो भी सकती, इक्वल नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये हो गई बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। बट इसमें अभी रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन, या इनिशियल अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ और सीखना है कंजर्वेशन कब अप्लाई करना, तुमको कंजर्वेशन कब अप्लाई करना है। कंजर्वेशन की पहली शर्त ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी आपको अप्लाई करना है जब सिस्टम किस तरीके के फोर्स के एक तरह से अंडर आ रहा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कैसे फोर्स होनी चाहिए बॉडी पर? कंजर्वेटिव फोर्स।
अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो बॉडी जो टोटल एनर्जी है, और इस टोटल एनर्जी को हम समझिए यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग कहेंगे टोटल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सम क्या है, टोटल एनर्जी। ये हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगा, जब बॉडी जिस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही, वो बॉडी कैसे फोर्स में प्रेजेंट होना चाहिए, किस क्षेत्र में प्रेजेंट होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो पहली शर्त है कि हमें जो बॉडी पर ये एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, वो बॉडी कहाँ पे होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल देख लो। कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहला जो सबसे अच्छा और जिस पर कहानी बनती है इस पूरे चैप्टर की, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। या सिंपल इसको ग्रेविटी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल आप इसको ग्रेविटी भी कहते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा फोर्स है, बोलो, ये है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के इन पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। हालांकि इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचाना जाता है, जो बच्चे नए हैं तो उनको हम एक बात बता दें कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचानते हैं। इससे हम आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है। जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसको तुम्हें पहचानना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप सीखने के लिए इसके पहले लेक्चर में आप जा करके उसको देखना कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी कैसा फोर्स है, बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनेशन हम पहले बता चुके, फिर भी यहाँ पर एक बार हम बता दे रहे हैं अभी। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जिनकी प्रेजेंस में बॉडी पर जो वर्क हो रहा वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे ए से बी हम जाना चाहें, ए से बी जाना चाहें तो ए से बी जाने के हमारे पास अनंत रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी अनंत रास्तों पर अगर जाते समय अगर सभी केस का वर्क आपस में इक्वल है तो बॉडी ए से बी जाते समय जो फोर्स यहाँ पर बॉडी पर लग रहे हैं वो फोर्स कैसे होंगे, अगर W1, W2, W3 ये सभी आपस में इक्वल हैं, W1, W2 और W3 ये सभी आपस में इक्वल है, मतलब जो बॉडी है किस तरह के क्षेत्र के प्रभाव में है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर ये बात यहाँ पे लागू नहीं हो पाती कि W1 बराबर W2 नहीं है और W2 W3 के बराबर नहीं है, मतलब बॉडी कहाँ पे चल रही है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। हालांकि ए से भी पहले बॉडी गई थी, ए से भी आज भी जा रही है, बट अगर कंजर्वेटिव फोर्स पे बॉडी चल रही है तो उस केस में सभी पाथ का वर्क ऐसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ऐसी बात आ रही है जहाँ पर वर्क इक्वल नहीं है, पाथ चेंज होने पर वर्क चेंज हुआ, वर्क का फार्मूला चेंज, वर्क की जो कहानी चेंज हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तुम ये समझ गए कि पाथ डिपेंडेंट जो फोर्स होते हैं दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ऐसे 3-4 फोर्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की परिभाषा आप लिख लेना। इसके एग्जांपल क्या लिखे जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या लिखे जाएंगे, बोलो। सबसे पहला एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और विस्कस फोर्स की बात करें, विस्कस फोर्स भी कैसा फोर्स है, ठीक है, विस्कस फोर्स, ये भी कैसा होता है, बोलो, नॉन कंजर्वेटिव। और एयर ड्रैग की बात की जाए बच्चों तो ये भी कैसा फोर्स होता है, ये भी कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक। ये तो बेसिक चर्चा हो गई कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। और ये जो बात हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पर वैलिड होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से थे, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई।
अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो फोर्स हमको दिया गया है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम इस पर प्रॉपर तरीके से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर को हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम पहले से तुमको बता चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम दिए आपको ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, एफ वेक्टर बराबर हमने दिया 2x i कैप प्लस 3y j कैप, ठीक है। और हम आपसे कहें कि मान लो हमारे पास फोर्स का फंक्शन है 2y i कैप, ठीक है। ऐसे हमने तुमको 3 ठो फोर्स दिए है, ठीक है। और हमने तुमसे नहीं बताया कि ये क्या इसको फ्रिक्शन फोर्स, ये हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि फ्रिक्शन फोर्स वाली शकल है क्या, हमको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर कहता कि बॉडी ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी हम बॉडी को लेके जा रहे हैं, ये मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। ई का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 1,1,1, ठीक है। और बी का 2,2,2, ठीक है। और ए से भी तुमको जाना है। अब ए से भी जाने के तुम्हारे पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। अब ए से भी तुम कितने भी रास्ते चूज करो, अगर बॉडी पर जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप है, तो बॉडी को आप ए से भी कितने भी अलग अलग रास्तों से लेके जाओ, गारंटीड ए से भी जाने का जो वर्क होगा इस फोर्स के द्वारा सबके लिए सेम होगा, ठीक है। इस फोर्स के द्वारा सबके लिए वर्क सेम होगा, पहले केस के लिए। दूसरा केस तुम देखोगे तो इस दूसरे केस के लिए भी तुम देखोगे कि यहाँ पर वर्क इसमें भी सेम आएगा, ठीक है। बट जब ये वाला फोर्स तुम अप्लाई करोगे बॉडी पर, इस केस में तुम देखोगे कि ए से भी जाने का जैसे पाथ आपने चेंज किया तो वर्क यहाँ पर सभी पाथ का अलग अलग निकल के आएगा। ये W1 बराबर W2 बराबर W3 निकल के नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। अब तुमसे ऐसे पूछेगा गिवन फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज और आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो जिन फोर्स के द्वारा बॉडी को हमने विस्थापित किया, जिन फोर्स के द्वारा, उन फोर्स के द्वारा बॉडी का विस्थापन और बल, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो वर्क निकल के आएगा, अगर वर्क सभी केस का सेम है, सभी पाथ का वर्क सेम है, तो कैसे फोर्स होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी इस पर चर्चा हमने ज़्यादा की है इससे पहले वाले लेक्चर पे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कैसे ये पाथ डिपेंडेंट वर्क बन के आ रहा है और ये कैसे पाथ इंडिपेंडेंट वर्क है, तो इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं इस लेक्चर में वो प्रीवियस लेक्चर में जाके एक बार अच्छे से देखना, कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए एक छोटा सा चुटकुला है ना, एक छोटा सा चुटकुला। एक बॉडी है जिसका मास मान लिया हमने m है, ठीक है। और इस बॉडी को हमने ज़मीन से कैपिटल H ऊंचाई पर हमने इसको रखा और इसको हमने u बराबर 0, मतलब कि इसकी जो है ना ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ये u बराबर 0 क्या, इनिशियल वेलोसिटी। हमने इसको 0 वेलोसिटी से हमने छोड़ दिया, ठीक है। जब बॉडी जा रही थी तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब बॉडी नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। हमसे क्वेश्चन पूछा कि जब बॉडी स्मॉल h जो कि टॉप से ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल h टॉप से ले रहे हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा है, वहाँ से कैपिटल H/3 पर है, तब इस बॉडी की वेलोसिटी कितना है। जब बॉडी टॉप से H/3 पर है तब बॉडी की वेलोसिटी कितना है।
अब तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो दो तरीके से। पहला तरीका तुम्हारे पास है काइनेमेटिक्स, दूसरा तरीका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो इस पर ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा चुटकुला है। जैसे मान लो देखो, बॉडी यहाँ पर कभी न कभी पहुँचेगी। ये मान लो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी टॉप से h/3 नीचे है, ठीक है, टॉप से h/3 नीचे, और बॉटम से कितना ऊपर होगी, 2h/3। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो ये बात तो तुमको पहले से पता है कि बॉडी जब नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी शायद इसकी घट रही होगी, है ना। चलो देखते हैं मासे में इसका यहाँ पर भी। चलो बताओ, इस पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना थी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है बच्चों, 0। और यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं ये है 12mv², ठीक है। तो तुम्हें ये अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तरीका क्या है, किस में लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी में तुमको लिखना है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के होगा ना, लॉस बराबर गेन। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि लॉस किस में है। अगर बॉडी नीचे आ रही मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में घाटा होगा, और जब बॉडी नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी में मुनाफा होगा। तो ये चीज़ लिखना सीख लो, लॉस इन एनर्जी बराबर गेन इन एनर्जी। लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। लॉस का मतलब क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है साला कि लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है कि फाइनल माइनस, है ना, बच्चा कंफ्यूज रहता है। चलो इस पर चर्चा हम लोग कर ले रहे। गेन का मतलब ऐसा होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लाइन लिखते समय कि लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होता है या फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो तुमको एक छोटी सी बात बता दे, तुम हमेशा के लिए इसको याद कर लेना कि जैसे मान लो कोई चीज़ जिसको तुमने खरीदा 500 रुपये में, कितने में खरीदा, 500 में, ठीक है। अब तुमने 500 में खरीदा, उसको तुमने क्या किया, 350 रुपये में बेच दिया, 350 में बेच दिए, तो तुम्हारा घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, घाटा हुआ। जो खरीदा कितने में था हमने, 500 में, बेचा कितना, 350 में, कितना घाटा हुआ, 150 का। कैसे लिखा तुमने, बोलो कैसे लिखा होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। जब घाटा निकालना हो कितना घाटा हुआ तुम्हारे पास, इनिशियल अमाउंट कितना है और फाइनल कितना, उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लॉस इन एनर्जी, ठीक है। गेन का मतलब क्या, जैसे तुमने 500 में खरीदा, उसको तुमने 650 में बेच दिया, 500 में खरीदा, 650 में बेच दिया, घाटा मुनाफा हुआ, तो मुनाफा होगा कितने का होगा, 150 का। कैसे लिखा तुमने, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने का मतलब देखो, तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या, रेफरेंस लेवल। और रेफरेंस लेवल हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। रेफरेंस लेवल कहीं पर भी तुम चूज कर सकते हो। तो इनिशियल जहाँ पर बॉडी, उस पॉइंट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का हमारे पास तरीका बहुत सारा हो सकता है, और उस सभी तरीके डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल हमने कहाँ पर लिया है, उसके भी यहाँ पर बॉडी की उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होती है। अब हमको क्या पता कि इस पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है कितना, 0 है, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर बॉडी फाइनल पॉइंट पे है, यहाँ पर क्या है, 0 है, पॉजिटिव निगेटिव, हमको इसके बारे में नहीं पता, ठीक। बट एक चीज़ तुमको हमने बताया था कि जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रेफरेंस लेवल कहाँ पे है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जब भी तुम लॉस देखोगे, गेन देखोगे, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि रेफरेंस लेवल कहाँ पर लिया गया है। पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का मतलब कि वो अलग कहानी है।
बट जब दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखा जाएगा, लॉस या गेन देखा जाएगा, तो रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा। बस तुमको याद रखना है कि जब बॉडी नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, जब बॉडी ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। लॉस कितना होगा? अब चलो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो बात हमने बोली कि जब लॉस या गेन की बात आएगी पोटेंशियल एनर्जी में तो रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हमने मान लिया ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला लेवल है, इसको हमने मान लिया रेफरेंस लेवल। ठीक है, इसको हमने क्या माना? रेफरेंस लेवल। जहाँ पर बॉडी है वो पॉइंट रेफरेंस लेवल से इनिशियल कितना ऊंचाई पर? कैपिटल एच। तो यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा बोलो? mg कैपिटल एच। ठीक है, जहाँ पर बॉडी फाइनल पॉइंट पर है, फाइनल पॉइंट जो बॉडी का है उस पॉइंट पर हम देखें तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है रेफरेंस लेवल से फाइनल कितना ऊपर है? देखो कितना ऊपर है? mg, और ये वाली हाइट कितना है? देखो 2h/3 है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बन रही है? देखो 12mv²। इनिशियल कितना बन रही है? 0। तुम इस चीज को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा mgh/3 का, mgh/3 का कितना होगा? ये 12mv² के इक्वल होगा। मास से मास खत्म करो, वेलोसिटी कितना आएगा? 2gh/3। फाइनली वेलोसिटी का जो ये स्क्वायर था, वेलोसिटी फाइनली कितना है कि √2gh/3 आएगा। अब कोई ये कहे कि सर रेफरेंस लेवल आपने यहाँ से लिया तब वेलोसिटी ये निकल के आ रही है। अगर रेफरेंस लेवल हम थोड़ा यहाँ टॉप पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लेवल तो कहीं पर भी लिया जा सकता है ना, रेफरेंस लेवल कहीं पर भी लिया जा सकता है। अगर तुम रेफरेंस लेवल टॉप पर सोचते हैं तो यू इनिशियल क्या लिखते? 0। यू फाइनल क्या बन जाता है? mgh/3। तो आज के बाद तुमको याद रखना है कि बॉडी वर्टिकल नीचे कितना आई, याद रखना इस चीज़ को, बॉडी वर्टिकल नीचे कितना आई है, वो जो नीचे आने की हाइट होगी दैट विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना नीचे आई बोलो? h/3। तुम्हें क्या लिखना है? सिंपल, लॉस इन पोटेंशियल दैट इज mgh/3। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो तो फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर होगा। ठीक है, जो कि इनिशियल है कितना यहाँ पे? 0। तो कितना लिखोगे तुम? 12mv²। देखो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आया v² बराबर, देखो कितना बनेगा? 2gh/3। सेम आंसर आएगा। तुम्हें इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि रेफरेंस लेवल कहाँ पर लिया जाए ताकि आंसर सही आवे। रेफरेंस लेवल कहीं पर भी तुम चीज़ चूज करो, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कहानी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि रेफरेंस लेवल हमने कहाँ पर लिया है। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक आपको बताया हमने, बॉडी जब नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। कितना घटेगी? जितना नीचे आएगी वो हाइट लिख लो और mg से मल्टीप्लाई कर लो। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सिंपल तुमको क्या लिखना है? बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगी उसके लिए तुम डायरेक्ट देखो कि बॉडी वर्टिकल कितना ऊपर गई है, वो गेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये बेसिक सी बात हो गई। चलिए अब इसमें हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉडी टॉप से h/3 नीचे है या बॉटम से 2h/3 ऊपर है। तुमसे पूछ रहे हैं कि जब h/4 पर है बॉडी टॉप से कितना वेलोसिटी होगी, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक सी बात है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा किया जाए। ठीक है, आप लोग सीधे रहना, हम केवल क्वेश्चन उल्टा करने की बात कर रहे हैं ना। क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी को u बराबर कुछ वेलोसिटी से हमने इसको भेजा, u बराबर कुछ वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर भेजा।
हमें ये पूछना है, हमसे पूछा कि जब बॉडी अपनी अधिकतम, ये जो वेलोसिटी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी जो बनी है वो u/4 है। ये बात तो पता है तुमको, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन ये बना कि जब बॉडी अपने प्रारंभिक वेग का 1/4 वेग बचेगा इस बॉडी का, तब उस टाइम पर ये हाइट ज़मीन से कितना ऊपर राइज कर चुकी होगी। बेसिक सा चुटकुला ये भी है, तुम इसको भी कर सकते हो। चलो करके बताओ जल्दी से। बताओ क्या आएगा आंसर, बोलो। अब ये बात तुमको पता है इस बार कि काइनेटिक एनर्जी इस बार घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो क्या लिखना तुमको, एक बार एक लाइन में आंसर लिखना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। इस बार तुमको लिखना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखना तुमको। लॉस का मतलब क्या है बोलो, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 12mv²। फाइनल कितना है बच्चों, 12mv²। और v की जगह पर कितना दिया, u/4, मतलब u²/4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और गेन का मतलब देखो ये इंडिपेंडेंट होगा रेफरेंस लेवल पर। तो जब गेन की बात करनी है, सिंपल तुमको देखना है कि बॉडी वर्टिकल कितना ऊपर गई है, तो कितना गई ऊपर, mgh, ठीक है। मास आपस में फिनिश। देखो यहाँ से क्या बचे तुम्हारे पास, 1/2u² बाहर ले लो, अंदर 1 - 1/16 मतलब कि 15/16 बचा होगा। डायरेक्ट हम इसी को लिख रहे हैं 15/16 बराबर में GH। H का वैल्यू बोलो 15u²/32g, ये आंसर हो जाएगा। चुटकुला है, देख लो इसको एक बार। तो ये चुटकुला नंबर 2 था। चुटकुला नंबर 3 देखें। चलो बताओ इस बार आंसर। जैसे मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक स्प्रिंग को हमने स्प्रिंग को ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। और ये फ्री एंड स्प्रिंग का, और यहाँ से एक ब्लॉक आ रहा, बढ़िया मस्त ब्लॉक मस्ती से आ रहा था। इसको क्या पता कि सामने स्प्रिंग बैठी है ना। क्वेश्चन ये कि स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में थी, ठीक, नेचुरल लेंथ में थी। ब्लॉक की जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चूँकि ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्वेश्चन है कि स्प्रिंग, ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग को दबाएगा। क्वेश्चन है सिंपल सा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। चलो तुम्हारे पास समय है 1 मिनट का, ईमानदारी से स्क्रीन पॉज करके 1 मिनट ही ट्राई करना इस छोटे से चुटकुले को। 1 मिनट, ज़्यादा मोहलत नहीं देना है आपको। चलिए हो गया 1 मिनट। इसके पास क्या है, ब्लॉक के पास क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी। जब गया तो स्प्रिंग से जैसे, मतलब स्प्रिंग के पास पहुंचा तो स्प्रिंग को एक कंप्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक। स्प्रिंग को कंप्रेस करना, स्प्रिंग को कब तक कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस करेगा जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि है कितना, 12mv² पूरी तरह से ख़त्म हो करके 12kx² में कन्वर्ट ना हो जाए। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा कि जो स्प्रिंग है
उस स्प्रिंग के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय स्प्रिंग है कितना, 0। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इसके पास ये कुछ ना कुछ आएगी, जो कि होगी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। जितना कंप्रेस होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, फाइनल कितना, 0। तो ये इधर लॉस की बात होगी, इधर गेन की। गेन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। देखो 1/2 दोनों साइड से ख़त्म हो गए। एक्स का वैल्यू बोलो क्या बना, एम वी स्क्वायर बाई के अंडर रूट। ये एक चुटकुला हो गया, ठीक है। चलिए चुटकुला नंबर 2 देखें कि जैसे मान लो कि एक को ऐसा कुछ सरफेस है ये, ठीक है, ऐसे कुछ फिगर हमने बनाया कि यहाँ पर एक स्प्रिंग फिर से हमने ऐसे लगा दे, ठीक है। ये जो ब्लॉक भाई साहब थे, यहाँ से इनको फ्री किया गया 0 वेलोसिटी से, ठीक है। एम मास का ब्लॉक है ये। प्रारंभिक इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है इसके पास 0, इसको रिलीज़ किया गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, रिलीज़ किया। रिलीज़ करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके पास, 0। और जहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया वो जो ऊंचाई है इस हॉरिजॉन्टल लेवल से वो h है। ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर भी है, स्प्रिंग अधिकतम कितना कंप्रेस होगी, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखो, ब्लॉक जैसे ही स्प्रिंग के पास पहुँचा तो ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। कितना आई होगी, ब्लॉक के पास देखो अभी यहाँ पर क्या है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, चूँकि जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मतलब इसके पास पहले थी तब ये घटी होगी, ठीक है। तो पहले कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बोलो, mgh। जस्ट बिफोर हिट द स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई होगी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये पहली कहानी है। अब ऐसा हुआ, ब्लॉक जब स्प्रिंग के पास पहुंचा तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये हाफ एम बी स्क्वायर लेके गया और फाइनली क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, 0 कर दिया। कैसे किया होगा, स्प्रिंग को दबाने में। तो दबाते समय स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, हाफ कितना कंप्रेस हुआ, एक्स। एनर्जी कितना स्टोर्ड हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इस चीज़ को कंपेयर कर लो, हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ पे रखो, क्या बना है, एम जी एच बराबर में हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो बताओ x का वैल्यू क्या बना, 2mgh और बाई में k अंडर रूट। ये था चुटकुला नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए, है ना। जैसे मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है और इसको अटैच किया हमने स्प्रिंग से, स्प्रिंग से इसको अटैच कर दिया ऐसे, है ना। ये मासलेस प्लेटफॉर्म है, इसके पास मास खुद का कितना है, 0। अब ये ऐसा क्यों लिखा गया है उस पर सेशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ब्लॉक हमारे पास था, इस ब्लॉक को एम मास का ब्लॉक हमने इसको यहाँ से छोड़ा, ठीक है। ऊंचाई कितना है, h। इस बार भी तुमको बताना है, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर जाकर इसके ऊपर स्टिक करेगा। स्टिक करने का मतलब कि सिस्टम जो है ना, ये जो ब्लॉक है ना, बाउंस नहीं कर पाएगा, पता चला कि आया, हिट किया, फिर वापस चला गया, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉक जा कर के इसके ऊपर स्टिक कर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्वेश्चन ये है, इस बार इस स्प्रिंग में कितना अधिकतम कंप्रेशन आया होगा, ठीक है। ये इनिशियल फिगर है, ये समझ में आया क्वेश्चन। रिलीज करने पर ब्लॉक गया, ये ब्लॉक के साथ पूरा सिस्टम नीचे कंप्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, कंप्रेस हुआ तो अधिकतम कितना कंप्रेशन स्प्रिंग में आया होगा, तो ये इनिशियल पोजीशन है। जैसे मान लो ये पूरा सिस्टम ब्लॉक सहित, पूरा सिस्टम यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक भी है ये, ठीक है। इस पॉइंट से नीचे कितना गया, ये x। स्प्रिंग कितना दबा, x।
ब्लॉक देखो टोटल नीचे कितना आया यहाँ से, कितना नीचे आया टोटल, तो इसको आना ही था यहाँ तक, बट सिस्टम के साथ स्प्रिंग के साथ और नीचे गया। तो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक है कितना, mgh प्लस x। ये किस में कन्वर्ट होगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। चलो ये चीज हटा दें इधर से। बताओ, चाहे इसको अलग अलग पढ़ लो कि ब्लॉक जब यहाँ पे आया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, ठीक है, तो उतना सब नहीं करो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है कितना, 0, फाइनल कितना यहाँ पे 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज है नहीं, मतलब कि इसके पास जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक की, उस सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गई होगी, स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो उसमें कन्वर्ट हो गई होगी। तो क्या लिखा जाएगा, mgh प्लस x, ये किसके बराबर होगा बोलो, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर के। अब एक से यहाँ पर फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा इसमें क्या करें कलाकारी, mgh प्लस mgx बराबर किसके, हाफ k एक्स स्क्वायर के, ठीक है। चलो अब इसमें देखो 0 हाफ k एक्स स्क्वायर माइनस mgh माइनस mgx, क्या बन रहा है ये, क्वाड्रेटिक। बोलो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी कितना है, प्लस का mg हो जाएगा ये, प्लस माइनस का जो b है उसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली ये प्लस हो जाएगा। तो m स्क्वायर जे स्क्वायर माइनस का 4ac, a कितना है बोलो, a कितना है k/2, और c कितना हमारे पास, ये पूरा c है ना, तो माइनस का mgh बाई में 2a, a का वैल्यू बोलो k/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा mg, गड़बड़ क्या कुछ हो नहीं, mg प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा है ना, 2 से ख़त्म करो इसको, 4 को 2 बचेगा, 2 mgh इंटू के, और बाई में क्या बनेगा, के बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस लिया तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये चीज़ कम, और कम ज़्यादा करने पर फाइनली x का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और x का मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए यहाँ पे, x का मान क्या रखना तुमको, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना बोलो, mg प्लस अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस 2 mgh इंटू के बाई में के। ये था चुटकुला नंबर जो भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो, इसमें कहीं डाउट है, ठीक है। बाकी चर्चा भी हम लोग इस पर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये तो बेसिक लेवल पर बात हो रही थी हम लोगों की, है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लो, इसमें अगर कहीं डाउट है, पहले तो डाउट होगा नहीं, है ना। तो अभी अगले लेक्चर में हम इस पर चर्चा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अधिकतम से अधिकतम शेयर करो, थैंक यू।